हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको पुनः श्वसन के विषय में बताऊंगा, क्योंकि कल पार्ट 1 में कुछ रह गया था। उसके बारे में निश्चित रूप से आप सुने। श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास क्या होता है? वायुमंडल से शुद्ध ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परित्याग करना श्वासोच्छ्वास कहलाता है। श्वासोच्छ्वास अर्थात शुद्ध वायु का हमारे फेफड़े में प्रवेश करना, श्वासोच्छ्वास करना। अब यह है कि हमारे लिए श्वसन लेना या श्वसन करना आवश्यक क्यों है। मैं आपको बता, श्वसन के द्वारा जो ऑक्सीजन हमारे फेफड़े में पहुंचती है, वह फेफड़े में पहुंचने के बाद उसका पूरे हृदय के द्वारा पूरे शरीर में संचार होता है, फैलाया जाता है। क्योंकि श्वसन लेने का मुख्य मतलब तब बनता है जब वह हमारे प्रत्येक कोशिका को ऑक्सीजन के रूप में मिले, क्योंकि ऑक्सीजन के रूप में हमारी कोशिकाओं को ऊर्जा मिलती है। तो वह निश्चित रूप से श्वासोच्छ्वास कहलाता है। श्वसन दो रूप में होता है, बाह्य श्वसन और आंतरिक श्वसन। बाह्य श्वसन का मतलब क्या है? वायुमंडल से ऑक्सीजन को ग्रहण करके फेफड़े तक ले आना और फेफड़े से समस्त शरीर में शुद्ध ऑक्सीजन का पहुंचाना और हमारी कोशिकाओं के द्वारा उसको ग्रहण करना, यह निश्चित रूप से आंतरिक श्वसन का हिस्सा होता है। अब हम बात करें पौधों में श्वसन की। अगर बात करें पौधों में श्वसन की प्रक्रियाएं क्या होती हैं, आप जानते हैं हमारी तरह से पौधों में श्वसन के लिए श्वसनांग नहीं पाए जाते हैं, अर्थात उनमें श्वसन त्वचा द्वारा, उनकी पत्तियों के द्वारा या उनकी स्टेम के द्वारा श्वसन पौधों में पाया जाता है। श्वसन की प्रक्रिया में क्या होता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन का परित्याग करते हैं। ये उनमें श्वसन की विधियां होती हैं। अब श्वसन के विषय में हम निश्चित रूप से आपको बताना चाहेंगे कि पौधों में श्वसन की प्रक्रिया को प्रभावित करने के कारक क्या है। कभी कभी आपने देखा है कि जब तेज हवा होती है तो तेज हवा के प्रभाव से कभी कभी पौधे मुरझा जाया करते हैं या सूख जाया करते हैं। ऐसा क्यों होता है कि जैसे हमारे अंदर श्वसन की दर है, अगर हम सांस ले रहे हैं और तेजी से हमारे श्वसन में ऑक्सीजन जाने लगे तो क्या होता है कि हमारे फेफड़े में ऑक्सीजन की ज्यादा मात्रा होने से, क्योंकि हमारा फेफड़ा जो होता है वो फुफ्फुसी आर्गन होता है, फुफ्फुसी रूप में कार्य करता है। यानी जैसे हम सांस लेते हैं तो वो पूर्णतः फूलता है और जब हम सांस को छोड़ते हैं तो पिचकता है। लेकिन इस दौरान जो हमारे फेफड़े के बाहर की जो वालें होती हैं, दीवार होती है, उसके ऊपर तंत्रिकाओं का एक जाल सा पाया जाता है जो इलास्टिक नुमा होता है। उनमें एक तरल पदार्थ भरा होता है जो संकुचन के दौरान जब वो फूलता है तो उसको फैलने में मदद करता है और उसको स्थिर कर वापस अपनी स्थिति में लाने के लिए सहायक होता है। लेकिन पौधों में इस प्रकार के कोई अंग नहीं पाए जाते। अगर पत्तों की पत्तियों में बात करें तो पौधों की पत्तियों में इसके लिए स्टोमेटा पर्णरंध्र पाए जाते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए सहायक होते हैं और इन्हीं के द्वारा श्वसन की प्रक्रियाएं भी होती हैं। पौधों की त्वचा में त्वचीय वातरंध्र पाए जाते हैं, उनकी तनाव में भी वातरंध्र पाए जाते हैं जिनकी सहायता से निश्चित रूप से श्वसन होता है। तो इस तरह से हम अगर बात करें श्वसन की, कोई पौधा है तो पौधा श्वसन किस प्रकार से करता है। अब हमने बताया कि इसके वायुमंडलीय भाग जो है, जड़ों के द्वारा तो खनिज लवण जल का अवशोषण करता है, निश्चित रूप से इसके द्वारा खनिज लवण और जल का अवशोषण करता है। लेकिन वायुमंडल में जो घुलित कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको जो मनुष्यों के द्वारा छोड़ी जाती है उसको यह ग्रहण करता है। कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके किसके द्वारा? इनकी पौधों की पत्तियों में, जैसा कि हमने बताया पौधों की पत्तियों में पर्णरंध्र जैसे हमारी त्वचाएं होती हैं, हमारी त्वचा में त्वचीय रंध्र पाए जाते हैं जिसके द्वारा गर्मी के दिन में हमारे पसीने बाहर निकलते हैं। अगर ये छिद्र नहीं होते हैं, हम मानना जाता है ना कि हमारे त्वचा में असंख्य छिद्र पाए जाते हैं। अगर ये छिद्र हमारे शरीर में नहीं होते तो हमारे शरीर से पसीना बाहर नहीं निकलता है। उसी तरह से अगर पौधों की पत्तियों को माइक्रोस्कोपिक या निश्चित रूप से बहुत बारीकी से माइक्रोस्कोप की सहायता से देखें तो इन पत्तियों में इस तरह से पर्णरंध्र पाए जाते हैं जिनका मुख्य कार्य तो प्रकाश संश्लेषण में होता है। जब सूर्य का प्रकाश इन पर पड़ता है तो ये पर्णरंध्र खुल जाते हैं
जिससे प्रकाश संश्लेषण होता है। लेकिन इनके जो पोर होते हैं, जो छिद्र होते हैं, पर्णरंध्र होते हैं, इनके द्वारा इस कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण किया जाता है, जो इनकी प्रत्येक वैन से होता हुआ पौधों के प्रत्येक हिस्सों तक पहुंचता है, जिससे इनकी कोशिकाओं में श्वसन संपन्न होता है। जबकि जंतुओं में इसके लिए श्वसन अंग पाए जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। जी हाँ, श्वासोच्छ्वास कहलाता है। अब आगे आपको इसके विषय में और हम बताना चाहते हैं कि श्वास की प्रक्रिया प्रभावित कैसे होती है। जैसे हमने बताया कि जब वायुमंडल में अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कमी हो जाए, एक प्रकार से पौधे कार्बन डाइऑक्साइड के सूचक भी कहे जाते हैं। अगर वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अत्यधिक मात्रा कम हो जाए तो वहां के पौधे उससे प्रभावित होने लगते हैं। अगर ये प्रभावित नहीं है तो निश्चित रूप से वहां कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता है, और अगर कमी है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उसका कारण ये होता है। इस तरह से पादपों में भी श्वसन पाया जाता है। तो इसमें श्वसन के क्या क्या हमने अंग बताए। इसमें पत्तियों द्वारा होता है, इसमें इसकी स्टेम यानी कि तना द्वारा होता है। इनकी जड़ों में आपने कुछ पौधों की जड़ें देखे होंगे जो जमीन से बाहर निकली रहती है, जिसे आपने बरगद के पेड़ में बररोए के रूप में देखा होगा, और कुछ पौधों में ये जड़ें बाहर की तरफ निकली रहती हैं। इन जड़ों के द्वारा भी श्वसन होता है। निश्चित रूप से ये श्वसन की संपूर्ण प्रक्रियाएं हैं जिसके द्वारा संपन्न होती हैं। जी, इस तरह से हमने आपको बताया कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन का परित्याग करते हैं, और वही ऑक्सीजन जंतुओं के द्वारा ग्रहण करके कार्बन डाइऑक्साइड का परित्याग किया जाता है। इस तरह से पौधों और जंतुओं के बीच एक समन्वय क्रिया बनी रहती है, या हम ये कह सकते हैं कि पौधों की मुख्य आवश्यकता जंतु हैं और जंतुओं की मुख्य आवश्यकता पौधे हैं। दोनों ही एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। अगर हम एक ऐसे इन्वायरमेंट की कल्पना करें कि जिसमें निश्चित रूप से पौधे ना हो या जंतु ना हो, तो निश्चित रूप से हम ऐसे पर्यावरण की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अच्छा, इसी कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन का आधिक्य होने पर हमारे जो ऑक्सीजन परित्यागित होते हैं, उन्हीं ऑक्सीजन के द्वारा ओजोन आवरण का निर्माण होता है, जो अल्ट्रा वायलेट किरणों को, अल्ट्रा वायलेट खतरनाक किरणें जो आपकी त्वचा पर पड़े तो निश्चित रूप से कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती हैं। ये ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन आपने निश्चित रूप से आपको बताया था, जो O2 ऑक्सीजन प्राप्त होती है, ऑक्सीजन के साथ मिलकर के ओजोन का निर्माण करती है, और ये ओजोन हमारे वायुमंडल की एक, जैसे आपने छाता देखा, छाते की जो छतरी होती है, छतरी के समान ऊपर से सुरक्षात्मक कवच होता है जो इस वातावरण को सुरक्षित रखता है और निश्चित रूप से हमें एक संरक्षण देता है अल्ट्रा वायलेट किरणों से। अब हम आपको बताएं कि इसमें क्वेश्चन किस तरह के बनते हैं जो आपको निश्चित रूप से जानना जरूरी है। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन बनता है श्वसन क्या है, फिर क्वेश्चन बनता है श्वसन कितने प्रकार का होता है, फिर ये क्वेश्चन बनता है कि क्या सभी प्रकार के प्राणियों में, सभी प्रकार के जीवों में एक ही प्रकार का श्वसन होता है, अगर भिन्न भिन्न प्रकार का होता है तो कुछ उदाहरण देकर समझाइए। मानव में फेफड़ों की संख्या कितनी होती है, फेफड़ों में दाहिना या बायां में कौन सा हिस्सा बड़ा होता है, कौन से फेफड़े के हिस्से में 3 पार्ट्स होते हैं या कौन से में 2 पार्ट्स होते हैं। या आपको निश्चित रूप से क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि जंतु श्वसन में और पादप श्वसन में क्या अंतर है। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि जंतु श्वसन में जंतु ऑक्सीजन को ग्रहण करके कार्बन डाइऑक्साइड का परित्याग करता है और पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके ऑक्सीजन का परित्याग करते हैं। तो ये श्वसन के द्वारा ये क्वेश्चन बनते हैं। फिर ये क्वेश्चन बनता है कि जंतु श्वसन और पादप श्वसन के मुख्य अंतर क्या हैं। इसमें हमने आपको निश्चित रूप से पहले ही बता दिया था कि जो जंतु होते हैं उसमें श्वसन के लिए श्वसन के विशेष अंग पाए जाते हैं जिससे श्वसन तंत्र बनता है, जबकि पादपों में इस तरह से श्वसन की नाल प्रणाली या श्वसन तंत्र प्रणाली नहीं पाई जाती है। तो इस तरह से अनेकों क्वेश्चन बनते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को पूरा देखें, क्वेश्चंस को समझें। अगर आपको कहीं समझ में दिक्कत है तो आप निश्चित रूप से कमेंट करके हमको बताएं, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और वीडियो को ध्यान से सुनें।